एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे जो जूलॉजी का SEC है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि केचुआ पालन और केचुआ से खाद बनाना। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्मी कल्चर में जो हम पढ़ रहे थे, देख सकते हैं आप लोग ये कि ब्रीडिंग टेक्निक में हमने पिछला लेक्चर देखा मोनोकल्चर एंड पॉलीकल्चर। अभी के क्लास में हम बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, कि जब भी वर्मी कल्चर करते हो आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा हम इस क्लास में बात कर लेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देख लीजिए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वर्मी कल्चर यानी कि केचुआ पालन के फायदे और नुकसान क्या क्या है, थोड़ा देखिए आप। सबसे पहले एक ब्रीफ देख लेते हैं ताकि आगे समझने में आसानी हो। हालांकि ये पिछले क्लासेस का सब है, जो भी स्लाइड दिख रहा है आपको। ये जो अर्थवाम होते हैं, केचुआ होते हैं, ये ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को खाते हैं, जैसे पेड़ पौधे के गिरे हुए पत्ते, फल फूल, है ना, तने जो सूख गए रहते हैं उन सब को ये खाते हैं और अपने आहार नाल में प्रोसेस करने के बाद जो मल निकालते हैं, इस मल में हाई न्यूट्रिएंट पाई जाती है और यही केचुआ खाद बनाता है। ठीक, हाई न्यूट्रिएंट में ये देखिए, एन मतलब नाइट्रोजन, के मतलब पोटेशियम, पी मतलब फास्फोरस, ये पाया जाता है। ये सब मिट्टी से जब ये मल के रूप में मिट्टी में निकालेंगे तो इन्हीं न्यूट्रिएंट को पौधे एब्जॉर्ब करेंगे और फिर अपने फल फूल पेड़ पौधा पत्ता बनाने में यूज करेंगे। फिर जब ये पत्ता बूढ़ा हो जाएगा, पत्ता गिर जाएगा, तो फिर उसी को खाएंगे केचुआ। इस प्रकार से ये न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग चलता रहेगा। न्यूट्रिएंट के साइकिलिंग में केचुए का बहुत बड़ा रोल होता है। काम क्या है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को न्यूट्रिएंट रिच वर्मी कंपोस्ट में बदलता है, खाद के रूप में बदलता है। ठीक, चलिए तो देखते हैं अगला। देखिए, जहां पर जिस मिट्टी में केचुए पाए जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग, उस मिट्टी में ढेर सारे पोर बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, क्योंकि ये बिल बना के टनल बना के रहते हैं। तो पोरस मैक्रोपोर पाए जाते हैं, पोरस सॉइल हो जाता है। तो जब भी पानी गिरती है तो पानी को होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है। पानी बह करके निकलते नहीं है, बल्कि पानी इसी मैक्रोपोर से होते हुए मिट्टी में घुस जाती है, जिससे नमी बरकरार रहता है। अगला यह है कि जब ये पोर पाई जाती है तो वहां पर एरिएशन भी बेहतर तरीके से होता है, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन भी बेहतर तरीके से वहां पर आके अंदर सब तरफ सर्कुलेट होता है। तो दो चीजें यहां पर, एक तो ऑक्सीजन आ रहा है और दूसरा वाटर आ रहा है। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। मेरिट्स यानी कि एडवांटेज यानी कि फायदे, वर्मी कल्चर के फायदे क्या हैं। पहला, रिच सॉइल अमेंडमेंट। ठीक, कि मिट्टी में किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, मिट्टी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो वर्मी कल्चर करके देखिए, प्रोड्यूसेस न्यूट्रिएंट डेंस वर्मी कंपोस्ट कास्टिंग, यानी कि केचुए का जो मल होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हो। फुल ऑफ एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम, ये सब पाए जाते हैं। प्लस साथ ही साथ देखिए एनपीके हो गया, प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्लस हार्मोन्स ऑक्सीजन वगैरह पाए जाते हैं। एंड कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स पाए जाते हैं, बूस्टिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स अपटेक। सॉइल में जब आप वर्मी कंपोस्ट छिड़कते हो तो वर्मी कंपोस्ट की वजह से उस खेत में न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, हार्मोन, बहुत सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और फंगस, बहुत सारे प्लांट ग्रोथ और न्यूट्रिएंट अपटेक, तो इतने सारी चीजें तो पाई जाती है और प्लांट की ग्रोथ भी बेहतर हो जाती है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी वहां पर पौधे की बढ़ जाती है। ये जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं ना, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, प्लांट में इस प्रकार का मेटाबॉलिज्म करते हैं कि रूट जो उसके होते हैं बेहतर तरीके से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, तो अगर आप वर्मी कंपोस्ट को यूज करते हो कहीं पर तो प्लांट की ग्रोथ बेहतर होगी, प्लांट के अवशोषण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है
और उस जगह की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ज्यादा पाई जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस पाए जाते हैं। और बूस्टिंग मतलब बढ़ा देता है, किसको बढ़ाता है? प्लांट की ग्रोथ को और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट। भाई जहां पर वर्मी कंपोस्ट होते हैं, जहां पर वर्मी कल्चर किया जाता है, वहां पर सभी प्रकार के कंपोस्ट को, सभी प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है। इसको इको फ्रेंडली बोलते हैं। घर से निकला हुआ किचन का वेस्ट अगर हम वर्मी कल्चर में यूज ना करते तो हमारे गली मोहल्ले में, घर के अगल बगल में सब तरफ गिरा होता। एक तो गजब का बेकार का बदबू आता, और दूसरा सब तरफ प्रदूषण फैलता, ठीक इधर उधर पड़े रहता। इससे अच्छा है कि वर्मी कल्चर करो और सभी ऑर्गेनिक वेस्ट को जो किचन से निकल रहे हैं, पेड़ पौधे से निकल रहे हैं, सबको एक गड्ढे में डाल दो। तो कितना बेस्ट तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है हमारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनका। तो इफेक्टिवली कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे फूड स्क्रैप हो गया, भोजन के जो बेकार चीजें हैं, छिलके वगैरह हैं सब, मैन्योर हो गया, गाय बैल भेड़ बकरी का गोबर हो गया, इनटू वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, इन सबको कितना बढ़िया केचुए खाद के रूप में बदल दिया जा रहा है। रिड्यूसिंग लैंडफिल, इधर उधर जो जमीन में पड़ा होता है उसको कम कर दिया जा रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग लैंडफिल वेस्ट एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। भाई अगर इधर उधर पड़ा होता सब, गाय के गोबर पड़े होते, ऑर्गेनिक वेस्ट पड़े होते, तो उससे CO2 निकलता, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता, टेम्परेचर बढ़ जाती पर्यावरण की, वातावरण की। इससे अच्छा है कि इसको किसी एक जगह पे इकट्ठा करो और वहीं पर डिकम्पोज करो, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी, है ना, इधर उधर गंदगी कम हो जाएगी, और बढ़िया तरीके से यहाँ पर वर्मी कल्चर हो पाएगा और वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकेगा। अगला है इंप्रूव सॉइल हेल्थ। अभी बोला हूं कि जब भी वर्मी कल्चर करते हैं तो इनहांस सॉइल एरिएशन, मैक्रोपोर की वजह से ऑक्सीजन, एयर अच्छे से अंदर घुस पाता है, स्ट्रक्चर एंड वाटर रिटेंशन, सॉइल की स्ट्रक्चर बेहतर हो जाती है, सॉइल हल्का हो जाता है, बीच में गैप बन जाती है, वाटर रिटेंशन, पानी को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है, वाइल रिड्यूसिंग कॉम्पेक्शन। यदि ये सब ना होता तो मिट्टी सब चिपक के रहते आपस में, कॉम्पैक्ट मिट्टी रहता, सॉइल रहता, ना तो पानी को एब्जॉर्व करने की क्षमता रहता, ना तो हवा को एब्जॉर्व करने की क्षमता रहता, हवा को रोकने की, तो कॉम्पैक्ट सॉइल कहलाता वो। एंड न्यूट्रलाइजिंग पीएच, और जहां पर वर्मी कंपोस्ट किया जाता है वहां की मिट्टी का पीएच जो होता है न्यूट्रलाइज होता है, उसका पीएच लगभग 6-7 के आसपास होता है, तो प्लांट बेहतर ग्रो कर पाते हैं इसमें। अगला हमारा टॉपिक है रिड्यूसेस डिजीज। भाई जहां पर आप वर्मी कल्चर करते हो, केचुआ पा जाते हैं, वहां पर न्यूट्रिएंट ज्यादा होती है, तो बैक्टीरिया और फंगस भी ज्यादा ग्रो करते हैं। बूस्ट सॉयल माइक्रोबियल एक्टिविटी, मिट्टी में पाने वाले बैक्टीरिया फंगस ज्यादा ग्रो करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट हेल्प कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, कि जो प्लांट में पाने वाले जो बैक्टीरिया होंगे, मिट्टी में पाने वाले जो बैक्टीरिया होंगे, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ये मान लीजिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, ये प्लांट के डिजीज से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, प्लांट में लगने वाले पैथोजन के विरुद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। ये प्लांट डिजीज और पेस्ट, प्लांट में कोई कीड़े वेड़े लगते तो कीड़े नहीं लगेंगे अब, क्योंकि जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो प्लांट को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगला ओडोर फ्री। ओडोर फ्री मतलब क्या होता है जी? गंधहीन। अगर सही तरीके से आप वर्मी कल्चर को मैनेज कर रहे हो, सब चीज प्रॉपर कर रहे हो, तो केचुए खाद से बदबू नहीं आता है, नॉर्मल रहेगा। तो प्रॉपरली मैनेज सिस्टम आर वर्चुअली ऑर्डरलेस, गंधहीन होता है, मेकिंग देम सुइटेबल फॉर अर्बन एंड इंडोर यूज। इतना गंधहीन होता है कि इसको आप घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, घर में जो आंगन में आप पेड़ पौधे गमले में लगाते हो वहां डाल सकते हो। और दूसरा, शहरी क्षेत्रों के लिए अपने घरों में जो भी अपने आंगन में छत में जो भी गार्डनिंग टाइप का बनाते हैं, वहां भी केचुआ खाद का इस्तेमाल कर सकते हो।
क्योंकि इसका गंध एकदम बुरा नहीं होता है अगर सही तरीके से बनाया गया है तो। फास्टर प्रोसेस अगला है, ये जल्दी से काम पूरा कर देते हैं भाई। जनरली क्विकर देन ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग, टेकिंग मंथ रादर देन ईयर। भाई घर में जो बनाते हैं हम, जो अपने खेतों में गड्ढा खोद के साल भर घर के कूड़े कचड़े को, किचन के वेस्ट मटेरियल को डालते हैं, गाय बैल भेड़ बकरियों के गोबर को डालते हैं हमारे खेत में जो आसपास गड्ढे खोदे रहते हैं वहां पर, 1 साल लगता है उससे केचुआ खाद बनने में। लेकिन यदि आप साइंटिफिक तरीके से उसको बनाओगे तो कुछ महीने में आपका केचुआ खाद तैयार हो जाएगा। जबकि ट्रेडिशनल तरीके से करोगे, गांव घर में जो करते उसमें 1 साल लग जाता है भाई। आज से जमा करना शुरू करोगे तो अगले साल जब खेती होगी तब वो इस्तेमाल होता है, वो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो 1-1.5 महीने में हम केचुआ खाद निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये साइंटिफिक तरीके से पिट बना करके सीमेंट का किया जा रहा है। ऊपर ढकने का देखिए, ऊपर ढक रहे हैं, ये तरीका देखिए। नहीं ढकेंगे तो कीड़े मकड़े वहां पे आ जाएंगे, है ना। ये कितना बेहतर तरीके से बनाया गया है, इसको देख सकते हैं आप लोग। अगला देखिए डिमेरिट्स, डिसएडवांटेज, यानी कि इससे होने वाली हानियां, कमियां क्या क्या। देखिए लेबर इंटेंसिव, भाई यदि आप बड़े लेवल पे कर रहे हो तो अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए लेबर लगाना पड़ेगा। उसकी देखभाल करने के लिए, मैनेज करने के लिए लेबर की जरूरत है, उसके खर्चे उठाने पड़ेंगे। तो रिक्वायर एफर्ट फॉर फीडिंग, मैनेजिंग एंड हार्वेस्टिंग। फीडिंग यानी कि केचुआ के लिए भोजन हर दिन, हर हफ्ते में, हर दिन में डालना पड़ेगा। मैनेजिंग, उसको मैनेज करना पड़ेगा, न मरे केचुआ, टेम्परेचर, एयर, वाटर, मॉइस्चर, है ना। एंड हार्वेस्टिंग, समय समय पर इस गड्ढे से आपको खाद भी निकालना है, हार्वेस्ट करने के लिए आदमी चाहिए। तो इन सब करने के लिए आदमी चाहिए, वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए। तो लेबर का खर्चा तो आपको कर देना पड़ेगा भाई। अगला मैनेजमेंट सेंसिटिव, अगर मैनेजमेंट थोड़ा बहुत बिगड़ गया ना, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच आगे पीछे हो गया तो केचुआ मर जाएंगे सब। रिक्वायर्स केयरफुल कंट्रोल ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर कितना होना चाहिए जहां पर केचुआ का पालन कर रहे हो, 60 से लेकर 80% नमी होना चाहिए। कम हुआ तो मारे जाएंगे, ज्यादा हुआ तो मारे जाएंगे। एंड टेम्परेचर आइडियल रेंज, टेम्परेचर लगभग लगभग 10 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के पास होना चाहिए, तब बेहतर ग्रो करते हैं। एज एक्सट्रीम कैन किल वर्म, यदि टेम्परेचर हो या मॉइस्चर हो इससे कम या इस रेंज से ज्यादा हो जाए तो सारे केचुआ साफ हो जाएंगे, मारे जाएंगे। तो मैनेज करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैनेजमेंट सेंसिटिव है ये। थोड़े समय केचुआ मर जाएंगे, थोड़ा भी 19-20 इधर उधर हुआ मतलब गए, ठीक है ना। अगला पेस्ट एंड ऑडर रिस्क, अगर आप केचुआ का पालन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि वहां से दुर्गंध या बदबू आए, मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करेगा तो नहीं आएगा। तो इम्प्रॉपर कवरिंग, अगर ऐसे कवर नहीं किया, देखिए कितना प्रॉपर कवर, ये फोल्ड हुआ है ना, इसको फोल्ड करके ऐसे फिर लगा देगा तो ये कवर हो जाएगा ऐसे करके, है ना। अगर प्रॉपर कवर नहीं करेगा तो दुर्गंध निकलता रहेगा यहां से। इम्प्रॉपर कवरिंग ऑफ फीडिंग मीट फैट कैन अट्रैक्ट पेस्ट, यदि आप यहां पर भोजन के रूप में मांस, मछली, चिकन या फैट, ऑयली कुछ दे रहे हो ना तो उसकी बदबू आएगी, उस बदबू से कीड़े आएंगे और दुर्गंध आएगा फिर यहां पर, इसलिए ढकने का बढ़िया प्रबंध होना चाहिए। देखो फ्लाइज, कीड़े आएंगे, रोडेंट्स, चूहे वगैरह भी दौड़ आएंगे वहां पर खाने के लिए। कैन कॉज फॉल ओडोर, ठीक है, यदि प्रॉपर तरीके से कवर नहीं किया गया और ये मीट फैट ये सब प्रकार के भोजन वहां पर दिए गए तो उससे बहुत ही खराब बदबू आ सकता है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। वेस्ट लिमिटेशन, वेस्ट मटेरियल में क्या क्या डालोगे भोजन के रूप में केचुआ के लिए, तो हाई फैट मीट, हाई फैट इन फैट की मात्रा जिसमें ज्यादा हो ऐसा भोजन, ये सब नहीं डालना चाहिए बोल रहे हैं ना। अगला मीट, मांस नहीं डालना चाहिए, डेयरी दूध, दूध से बने हुए चीजें जैसे पनीर ये सब नहीं डालना चाहिए। या ओवरली वेट, बहुत ज्यादा गीला नहीं रखना चाहिए उसको,
या ओवरली ड्राई, बहुत ज्यादा सूखा निकलना चाहिए। मटेरियल आर नॉट आइडियल एंड नीडेड प्री ट्रीटमेंट। कहने का मतलब यहां पर ना तो मांस मछली, ना तो दूध वाले प्रोडक्ट डालिए, नहीं बहुत ज्यादा सूखा वाला भोजन डालिए, ना बहुत गीला वाला भोजन डालिए। है ना, कितना मैनेज करना पड़ेगा देखिए भाई आपको। ठीक, अगर ऐसा करेंगे तो बदबू आएगा वहां से। स्लो इनिशियल ग्रोथ, वार्म पॉपुलेशन टेक टाइम टू स्टेब्लिश एंड ग्रो, स्पेशली इन स्मॉलर सेटअप। यदि आपने छोटा छोटा चैम्बर बनाया है, पिट बनाया है, तो बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हो आप केचुए को। लेकिन यदि बहुत बड़ा बड़ा पिट बना लिया, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना लिए हैं, बहुत चौड़ा चौड़ा, तो वहां पर इतना बड़े को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और शुरू में जब केचुआ डालोगे ना, वो केचुआ बहुत धीरे धीरे ग्रो करेंगे क्योंकि इनकी संख्या ही कम थी शुरू में। लेकिन फिर जब एक बार वो क्या पकड़ेंगे, अपना स्पीड पकड़ेंगे, फिर लगातार ग्रो करेंगे। लेकिन शुरुआती जो ग्रोथ होती है बहुत ही धीरे धीरे होती है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि शुरू शुरू में बहुत स्लो ग्रोथ होगा। अगला हमारे पास देखिए क्या है, पोटेंशियल कंटामिनेशन। इफ प्लेस्ड नियर रोड, कंपोस्ट कैन एब्जॉर्ब हैवी मेटल लाइक लीड, जिसको लेड कहते हो आप, लेड फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट, कंटामिनेटिंग द फाइनल प्रोडक्ट। आप खुद सोचिए, यदि इस प्रकार का सेटअप, वर्मी कल्चर का सेटअप जस्ट रोड किनारे, हाईवे के जस्ट किनारे में लगाए हो आप, तो क्या होगा। हाईवे से दिन भर में, रात भर में जितनी गाड़ियां गुजरती हैं, सबसे धुआं निकलता है, उस धुएं में लेड की मात्रा पाई जाती है, तो वो लेड भी यहां पर आके ऑब्जर्व हो जाएगा। धुएं से, गाड़ियों से, टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ियों से जो भी यहां पर धुआं निकल रहा है, लेड, जिसको पी भी कहते हो, ये लेड यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फाइनली जो यहां से खाद निकालोगे ना, उस खाद में लेड की मात्रा मिलेगी जो कि प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। तो ये इसके नुकसान हैं। ठीक है, तो ये थे वर्मी कल्चर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, लाभ और उसकी कमियां। ठीक है ना। तो हमारा वीडियो कैसे लगा, अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो का लाभ आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के बीच में भी इस प्रकार की वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।